नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा, सह आचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम जैव भूगोल के बारे में या बायोजोग्राफी के विभिन्न टॉपिक्स के बारे में पूर्व की कई कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने पादप प्रकीर्णन या प्लांट्स डिस्पर्जन के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा की थी कि प्रकीर्णन का क्या महत्व होता है। प्रकीर्णन के महत्व में हमने ये पढ़ा था कि जीवन संघर्ष से बचाव के कारण पौधे अपने समुचित विकास के लिए कई तत्वों पर निर्भर रहते हैं। व्यापक क्षेत्र में वितरण होता है डिस्पर्जन के कारण, और प्रजातियों में सातत्य बना रहता है, और नई प्रजाति का उद्भव भी होता है, और साथ ही विलुप्ति से बचाव भी होता है। प्रकीर्णन के विभिन्न साधनों के बारे में भी हम पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं कि प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है या डिस्पर्जर किस प्रकार से फैलता है। वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है। वायु द्वारा किस प्रकार के पौधे या बीज होते हैं जिस कारण वायु द्वारा प्रकीर्णन अधिक मात्रा में पाया जाता है। सूक्ष्म व हल्के बीज द्वारा प्रकीर्णन होता है। सपक्ष फल व बीज द्वारा प्रकीर्णन होता है, और पैराशूट प्रक्रिया द्वारा प्रकीर्णन होता है। पैराशूट में भी हमने कई पॉइंट्स के बारे में चर्चा की थी, जैसे पेपस प्रकार का पौधा हो, या रोमगुच्छ या कोमा प्रकार का पौधा हो, या हेरी आउटग्रोथ वाला पौधा हो या परसिस्टेंट हेयरली स्टाइल वाला पौधा हो, या बैलून शेप्ड वाला कोई पौधा हो, तो वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है। फिर हमने सेंसर मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ा था कि कुछ पौधों में सेंसर मैकेनिज्म होता है जिसके कारण पौधे बाहर निकलते हैं और बीज बाहर निकलते हैं और फिर धीरे धीरे हवा द्वारा फैल जाते हैं। फिर हमने जल द्वारा प्रकीर्णन के बारे में चर्चा की थी, हिम द्वारा प्रकीर्णन के बारे में चर्चा की थी, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन के बारे में चर्चा की थी, और साथ ही साथ हमने यांत्रिक प्रकीर्णन के बारे में भी चर्चा की थी। तो आज हम इन प्रकीर्णन जो होता है या प्रकीर्णन द्वारा जो आपके पौधों का नई जातियों का उद्भव होता है, विलुप्त जाति का उद्भव होता है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पादप प्रकीर्णन में अवरोध भी पैदा हो जाते हैं या बैरियर्स टू प्लांट डिस्पर्जन क्या होता है। पादपों के प्रकीर्णन में अनेक प्रकार के अवरोध उपस्थित होते हैं जिनके कारण इनका प्रसार सीमित हो जाता है। पादप प्रवास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले विभिन्न अवरोधों को पादप प्रवास के रोध व अवरोध कहते हैं। ये रोध भूपृष्ठ पर वनस्पति के असमान वितरण के लिए भी बहुत उत्तरदायी होते हैं। इन्हें हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला हम जो अवरोध पढ़ेंगे वो है स्थलाकृति अवरोध या टोपोग्राफिक बैरियर। भूपटल पर विस्तृत विभिन्न भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार, घाटियाँ आदि पादपों के प्रकीर्णन को अवरुद्ध करते हैं। विशाल पर्वत श्रृंखलाओं व गहरी घाटियों को विभिन्न माध्यमों से विस्तृत होने वाले बीजों द्वारा पार करना लगभग असंभव सा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पर्वत होते हैं, ऊंचे पर्वत या पठार, वो पादपों के प्रकीर्णन में अवरोध पैदा करते हैं, उनके बीच में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे पादप पर्वतों के ना तो पूर्व से पश्चिम की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, ना उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करने का मतलब विभिन्न मीन्स के माध्यम से इनका जो उड़ कर जाना, जल द्वारा जाना या हवा द्वारा जाना, वो रुक जाता है, और कई जातियां इसी कारण विलुप्त हो जाती है और नवीन जातियों का उद्भव नहीं हो पाता। इस कारण हिमालय के उत्तर व दक्षिण तथा रॉकीज व एंडीज के पूर्व व पश्चिम में पाए जाने वाले वनस्पति जात में व्यापक असमानता पाई जाती है। मतलब दोनों में अलग अलग प्रकार के आपको वनस्पतियाँ मिलेंगी।
दूसरा जो अवरोध है वो कहलाता है जलवायवीय अवरोध या क्लाइमेटिक बैरियर। किसी भी क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु दशाएं पादपों के प्रकीर्णन को सीमित करती हैं। अपनी उत्पत्ति स्थल से प्रतिकूल जलवायु दशाओं में पहुंचकर बीज अंकुरित नहीं हो पाते। उदाहरणार्थ अल्पाइन वनस्पति उष्ण मरुस्थलों में नहीं पनप सकती। इसी प्रकार शीतोष्ण प्रदेशों के बीज यदि पवन या प्रवाहित जल के साथ उष्ण कटिबंध में पहुंच जाए तो भी वह अंकुरित नहीं हो पाते। जलवायु के विभिन्न तत्व जैसे तापमान, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, वर्षण आदि पादपों के लिए अनुकूल व प्रतिकूल दोनों प्रकार की दशाएं उत्पन्न करते हैं। किसी प्रदेश की जलवायु में आने वाला कोई भी परिवर्तन प्रकीर्णन को सीमित कर देता है। और तीसरे प्रकार के जो अवरोध होते हैं वो कहलाते हैं मृदीय अवरोध या एडाफिक बैरियर। प्रत्येक स्तरीय पादप के विकास के लिए अनुकूल मृदा का होना आवश्यक है। बीजों के अंकुरण के लिए मृदा की भौतिक संरचना, रासायनिक संगठन, आर्द्रता व ह्यूमस का अत्यधिक महत्व होता है। प्रकीर्णन के विभिन्न साधनों द्वारा परिवहित बीज यदि मृदा आवरण सहित नग्न चट्टानों, खनन मलबे के ढेर, निर्मित क्षेत्र, भवन, सड़क आदि अथवा अनुपयुक्त मृदा सतह पर गिर जाए तो अंकुरित नहीं हो पाते। बिल्कुल सही बात है कि मिट्टी ही पादपों के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। और अगर मिट्टी में ये चीज़ें या ये तत्व नहीं सम्मिलित किए जाते या नहीं होते हैं तो अगर वहाँ बीज गिर भी जाए तो वो ठीक से अंकुरित नहीं हो पाएगा। अगले जो अवरोध है वो कहलाते हैं जैविक अवरोध या बायोटिक बैरियर। विभिन्न जैविक कारक बीजों के प्रकीर्णन को अवरुद्ध करते हैं। यदि किसी क्षेत्र में पहले ही जाति विशेष के पादपों का प्रभुत्व है तो विस्तृत होकर आने वाले नवीन बीजों के अंकुरण व विकास की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। नवीन पादप स्थान व संसाधन उपलब्ध होने पर ही पनप सकते हैं। विभिन्न शाक भक्षी प्राणी भी अवरोध का काम करते हैं। वह नए अंकुरित पौधों को चट कर जाते हैं। मानव के अनेक क्रियाकलाप यथा खनन, निर्माण, कृषि आदि पादपों के प्रकीर्णन में बाधा उत्पन्न करते हैं। मानव अपने लिए अनुपयोगी या कम उपयोगी पादपों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है या उन्हें खत्म कर देता है और तेजी से फैलने वाले पादप जैसे गाजर घास, विलायती बबूल आदि अपने निकट अन्य पादपों को स्थापित नहीं होने देते या पनपने नहीं देते। टिड्डियाँ व दीमक से प्रभावित क्षेत्रों में भी नवीन पादप विकसित नहीं हो पाते। तो ये सारे जो जैविक अवरोध हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो आपके प्राणी हो या शाक भक्षी जीव हो या जंतु हो या टिड्डियाँ हो या दीमक हो, इन सभी जैविक कारणों से कई पादपों की जातियाँ समूल रूप से नष्ट हो जाती हैं। और पांचवा है महासागरीय अवरोध या ओशनिक बैरियर। विस्तृत महासागर भी स्थलीय पादपों के प्रकीर्णन को अवरुद्ध करते हैं। इनकी गहराई व विस्तार अधिक होने के कारण इनके दोनों तटों के पादप सफलतापूर्वक विचरण नहीं कर पाते। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अत्यंत निकट होते हुए भी न्यूजीलैंड में भिन्न वनस्पति जात की उपस्थिति महासागरीय अवरोध का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके साथ साथ ही महासागरीय जल के भिन्न गुणधर्म यथा तापमान, खारापन, गहराई, शुद्ध जल की आवक, जलधाराएं आदि जलीय वनस्पति के प्रकीर्णन को सीमित कर देते हैं। निश्चित तापमान या लवणता में उगने वाले पादप भिन्न गुणधर्म वाले जलीय क्षेत्र में पहुंचकर पनप नहीं पाते। जलधाराएं व समुद्री तूफानों के कारण भी जलीय पादप भिन्न क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। और लास्ट और बट नॉट द लीस्ट अगला बैरियर है वो कहलाता है विस्तृत स्थलीय रोध या एक्सटेंसिव लैंडमास बैरियर। पादपों व बीजों के प्रकीर्णन के मार्ग में विस्तृत स्थलीय भूभाग भी अवरोध उत्पन्न करते हैं। विशेषतः जलीय वनस्पति के प्रकीर्णन को अवरोध करते हैं। स्थल जल डमरू मध्य
के दोनों ओर स्थित जलराशियों की वनस्पति में भिन्नता से इसे समझा जा सकता है। धन्यवाद। अब अगली कक्षा में हम कल या सोमवार को 14 तारीख को हम पादपों के वितरण के बारे में चर्चा करेंगे, या पादपों का वितरण किस प्रकार फैला हुआ है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।